तो हम लोग सैंपल पेपर साथ में फिजिक्स का जो सेट नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे, और साथ में सेट नंबर 2 जो हमारे पास है फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है, उसके हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो 28 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेंगे आपको इस वाले पेपर में, 28 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेंगे, और 28 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 84 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आज स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो लोग जो लोग नहीं आ पाए हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स आते रहेंगे क्लास के बीच में, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर आता है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम वाला कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो भी यहाँ से डायरेक्ट देख सकता है, क्योंकि चीज़ें वही रहने वाली है। अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज आर। 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एक और बात सुनना आप लोग सभी, 107 ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही करवा रखे हैं। इसके अलावा 84 ऑब्जेक्टिव ये हो जाएंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप और करना चाहो तो आप लोग कहाँ से कर सकते हो? परीक्षा बोर्ड से कर सकते हो, अध्ययन से कर सकते हो, चाहो तो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, जीपीएच वगैरह की। बट अगर आप लोग 90% को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ 90% को टारगेट कर रहे हो, तो इतने काफ़ी हैं। ठीक है, ज़्यादा इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर 90 से ऊपर का टारगेट है आपका तो करेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन था हमारे यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज इज। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, 6.25 इंटू 10⁻18। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, इन एनी कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट इज। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होता है करंट का, वो किसकी वजह से होता है? तो आपको ये याद करवाया था हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। याद रखना आप लोग सभी। तो हमने 2 क्वेश्चन अभी तक तैयार कर लिए हैं। पहले का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज इज 6.25 इंटू 10⁻18। आप लोग सभी माइक ऑफ करें एक बार, जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं। और किसी का माइक ऑन है, दिव्यांश शायद आपका माइक ऑन है, आप ऑफ करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। एक जो मूविंग चार्ज होता है हमारे पास, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मूविंग चार्ज समझते हो? ये हमारे पास क्यू चार्ज है, ये स्टैटिक है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो ये कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है? जब भी चार्ज स्टैटिक होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, लेकिन जब चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। ओके, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, अगर आपने हमारे साथ क्लास नंबर 1 देखी है तो। लेंस लॉ जो है हमारे पास, लेंस का जो नियम है, वो इनमें से कौन सा नियम को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि भैया लेंस में आपने पढ़ा ही था, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को बताता ही है कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। और साथ में उन्होंने क्या बताया था, ये किसको अपोज करेगा? ये उसी को अपोज करेगा जिसके द्वारा ये बना हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, देखो ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं, एक तो ये आता है और एक ये आता है। ये जो है ये तो कभी नहीं आते हैं, फिजिक्स क्लास 12th की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये कहाँ कहाँ पे आ जाता है? ये आपने केसीएल पढ़ा होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, वहाँ पे आता है। ये केवीएल में आता है। और कहाँ पे आता है? लेंस का जो नियम है, यहाँ पे आता है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो इन दोनों में से एक पे टिक लगा के आना। इन पे तो गलती से ही मत लगा देना, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब हमारे पास ई वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है हमसे? वो हमसे बोलता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर हमारे पास EMW जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी स्पीड कितनी होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा C = 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट।
इसको ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलती इस तरीके से करते हैं, वो ये याद कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा वन के अपोन में आएगा, वन के अपोन में आएगा, वन के अपोन में आएगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा वन के अपॉन में आती है, वन के अपॉन में आती है। इसको लिख लो, याद कर लो कैसे भी करके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि यही आएगा, ये लगा के नहीं आना है। उसके बाद हमारे पास एफ वाला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा? द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिक शेडो इज कॉल्ड। अच्छा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिक शेडो इज कॉल्ड। तो अगर आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, पोलराइजेशन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होगी कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में होता है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट मतलब दो वेव्स क्या करती है, आपस में जुड़ती है। जैसे ये एक वेव आई, ये एक वेव आई, दोनों आपस में जुड़ेगी, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। तो क्या लिखा है क्या सुपरपोजिशन वर्ड यहाँ पे? नहीं लिखा। अब डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होंगी, शार्प एजेस होंगी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपने बनाया, ठीक है, लाइट जो थी, लाइट यहाँ से गई, इसकी जो शार्प एजेस है यहाँ पे, कोने जो है, कोने से लाइट टकराई, यहाँ पे जो है इन कोनों से लाइट टकराई। अब यहाँ से टकराने के बाद ये बाहर निकली, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये इस तरीके से लाइट जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? पीछे मान लो एक और दीवार है आपके पास, यहाँ पे एक और दीवार है, तो आपने क्या बोला कि हमारा जो ये होल था ये यहाँ तक था, ये कहाँ तक था, ये यहाँ तक था। तो हमें लाइट कहाँ पे दिखनी चाहिए? सिर्फ हमें लाइट कहाँ पे दिखनी चाहिए? हमें लाइट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखनी चाहिए, इतने इतने एरिया में। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लाइट जो है आपकी, वो लाइट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह दिखती है। मतलब ये जो इसकी शेडो आ रही है, ये यहाँ पे इसकी जो शेडो आ रही है, यहाँ पे शेडो आ रही है, यहाँ पे शेडो आ रही है, और इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे शेडो आ रही है। ये जो शेडो है, ज्योमेट्रिक शेडो, इसमें भी ये क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, ओवरलैप कर जाती है उसको। तो यही फंडा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो क्या लिखा है क्या ज्योमेट्रिक शेडो वगैरह कुछ ओवरलैपिंग लिखा है क्या? जी हाँ, लिखा हुआ है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोलराइजेशन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारी ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ट्रांसफर वेव को क्या कर देता है, ये ट्रांसफर वेव को यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरफ से ये रोक देता है, ये रोकने का काम करता है। ट्रांसफर वेव को का जो एक डायरेक्शन, जो उसका प्रोपोगेशन है, उसका जो वो जो आप बोलते हो कि ऊपर नीचे जो होता है ये, उसको ये रोक देता है। तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल अलग फंडा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, और इस तरीके से वहां पे क्या होती है, लाइट की थोड़ी बेंडिंग हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफ्रेक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाकी नीचे आ जाओ। तो हमारे पास अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, जरा पढ़िएंगे आप लोग। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ से देखते हैं तो हाँ सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हिंदी मीडियम में हमने करवाया था, ये हमारा इंग्लिश मीडियम में है। देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, when current flow through two parallel current carrying wire in same direction, when current flow through two parallel current carrying wires, दो वायर बना लेते हैं पैरेलल, in the same direction, सेम डायरेक्शन बना लेते हैं, देन दे विल फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर। तो ये दोनों क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है। द व्हेन करंट फ्लोज थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, देन दे विल, देखिए करंट जो है, करंट को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि करंट की जो वैल्यू है दोनों में सेम है। ठीक है, करंट की जो वैल्यू है दोनों में सेम है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ से एक बैटरी लगाई होगी इन्होंने, तो दोनों में पास कर दिया करंट, और यहाँ से भी इस तरीके से इन्होंने कर दिया। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इन दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है। तो होगा क्या भैया, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में करंट सेम है, और एक ही डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपल नहीं करेंगे। या तो यहाँ पर रिपल आता है या अट्रैक्ट आता है। लेकिन अब ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कितने कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लास में। आज क्लास में स्टूडेंट्स कम आए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में। हमने लिंक तो यहीं पे पहुंचाई है, इसके अलावा व्हाट्सएप पे देख लेते हैं चेक करके, कुछ प्रॉब्लम इशू तो नहीं आ रहा है इन स्टूडेंट्स को।
नहीं, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। मतलब आज स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन करी नहीं है, उनको चाहते हैं शायद रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये तो आप सभी को आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ा चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आप बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ओके, म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट जीरो, ये ओके नहीं लिखा हुआ, ये जीरो लिखा हुआ, जीरो केल्विन आ सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक। अब जीरो केल्विन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जीरो केल्विन का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। तो अगर टेम्प आपको सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था हमने, तब आपको बताया था कि जब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके कंडक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीरो केल्विन लिखा है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है। जब टेम्परेचर आप लोग देते हो इसे, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं देते हो, टेम्परेचर कम रखते हो, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। चलिए, अगला जो हमारे पास है, वो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है? फोटोन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो फोटोन जो है, फोटोन का हम लोग रेस्ट मास मान के चलते हैं जीरो। एक और बात ध्यान रखना, एक आपको शॉर्टकट बताते हैं, मतलब तुक्का लगाने की एक तरीका बताते हैं आपको फिजिक्स में। तो यहाँ पे अगर आप लोग नंबर्स में बात करते हो, नंबर्स में बात करते हो, तो आप लोग सबसे पहले तुक्का लगाएंगे जीरो के ऊपर। ठीक है, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनका आंसर आप लोग जीरो लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वन। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस और आते हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं। अब इनके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर्स ये आते हैं, जीरो और वन। ठीक है, ये तुक्का लगाने की तरीका है कि आप अगर तुक्का लगा के आओ तो इनमें से इस तरीके से लगाओगे, जीरो नहीं तो वन। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जीरो की है, उसके बाद वन की है, उसके बाद और जो ऑप्शंस होंगे वो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स में जब नंबर्स में पूछे, जैसे यहाँ पे हमें पूछा था रेस्ट मास, तो रेस्ट मास कितना होता है? तो ये एक तरीके से नंबर की बात कर रहे हैं। तो फोटोन जो होता है, फोटोन बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका रेस्ट मास जो होता है जीरो माना जाता है, रेस्ट नहीं करता है, ऐसा आप लोग समझ लो। उसके बाद फॉर डायरेक्ट करंट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका निकालते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस समझे आप लोग? नहीं समझे? ऐसा एक्स करवाया था आपको, इस तरीके से रिएक्टेंस की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे एल लिखते थे। कंडक्टेंस की बात, कंडक्टर की बात कर रहे थे तो सी लिखते थे। यहाँ पे आर जो होता था ये रेजिस्टेंस को बताता था, तो इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट आर लिख देते थे। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो हम लोग बात ये कहाँ पे पढ़ रहे थे? एसी वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, एसी वाले चैप्टर में। एलसीआर वाला टॉपिक आपने पढ़ा था कहाँ पे? एसी में। ये क्या बोल रहे हैं? डीसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? इसका जीरो आ जाएगा। एसी वाले चैप्टर में होता है भैया, डीसी वाले चैप्टर में इसका क्या आ जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, डीसी में जीरो, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने कहा कि सर इसमें जीरो लिख सकते हैं, सर पता कैसे चलेगा कि इसमें नंबर वाला लिखना है फिर? अरे तो आप लोग खुद सोचो ना कि रेस्ट मास, मास क्या होता है? वजन। वजन आपका कितना किलो? 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, ये नंबर ही तो है। ठीक है, ये तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर फॉर डायरेक्ट करंट द इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो डायरेक्ट करंट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? डायरेक्ट करंट में इंडक्टिव रिएक्शन कितना होता है? 1 कूलाम होता है, 2 कूलाम होता है। रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि 1 ओम होता है, 2 ओम होता है, 3 ओम होता है। तो आप क्या बोलोगे? ये होता है 0 ओम। इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ के समझना पड़ेगा कि नंबर वाला क्वेश्चन तो नहीं है। इस तरीके से द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी। अच्छा, इसको हम लोग ऑफ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। तो हमने क्या बोला था कि जो हमारा डिफ्रेक्शन था उसमें यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमने दो होल बनाए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था? हमारे पास यहाँ पे कहीं पर लाइट की वेव्स दिखी थी या फिर फ्रिंजेस दिखी थी। फ्रिंजेस हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुई थी। तो अब यहाँ पे बात आती है ऑब्स्टेकल की, रुकावट की। तो यहाँ पे जो रुकावट है ये वाली, यहाँ पे ये वाली रुकावटें जो है यहाँ पे इस टाइप से, इनका जो साइज होता है ये कैसा होता है? द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर डिफ्रेक्शन। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ का जो साइज होगा, उसी साइज का हमारा ऑब्स्टेकल होना चाहिए। तो ये अजम्पशन है,
ये एक अजम्पशन है जो कि डिफ्रैक्शन में माना जाता है कि यहाँ पे जो रुकावटें आ रही है, रुकावट जो है हमारे पास, ये जो रुकावट है, लाइट को कौन रुकावट कर रहा है, ये जो चीजें हैं, ये जो रुकावट है, इनका जो साइज है कितना होना चाहिए, ये बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? बहुत छोटा। अब बहुत छोटा कितना? तो आप बोलोगे वेवलेंथ के बराबर, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर। अब ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर लेना कि रुकावट की जब भी आ जाए और साथ में बात हो जाए वेवलेंथ की, तो हम लोग को आंसर लिख के आना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन का बनता है पॉइंट। प्रॉपर्टी में, इसकी डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी में ये आप लोग लिखते हो, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करेंगे। तो हमने कितने कर लिए भैया, अभी देख लो आप लोग। सबसे पहले तो हमने करे थे ये वाले, चूज द करेक्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट हमने किए थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। अब हमने क्या कर लिया? फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब बात करेंगे सत्य असत्य की, मतलब ट्रू फॉल्स की। ट्रू फॉल्स की, ट्रू फॉल्स हम लोग करने वाले हैं। तो ट्रू फॉल्स में आप लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट सही है। ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, ये सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन जो एटम है, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी, वो याद करके चलना आप लोग सभी, ये आती है 13.6। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग सभी याद करके चलना। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ये एटम और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। इसको याद करो अभी आप लोग सभी कि हाइड्रोजन एटम जब भी आएगा, उसकी जब भी बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हम लोग कितना लिख के आएंगे? 13.6 लिख के आएंगे। 13.6 लिख के आएंगे। 13.6 लिख के आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला तो याद करना। हाइड्रोजन एटम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम की याद करके चलनी है, 13.6। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, देन दिस प्रोसेस अ फोटोन इज इमिटेड। ये भी एटॉम एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी हायर एनर्जी लेवल है, यहाँ पे हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है। तो क्या बोला? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कहाँ जाएगा? लोअर लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो क्या होगा? देन दिस प्रोसेस एंड फोटोन इज इमिटेड। तो यहाँ से क्या एक फोटोन निकलेगा? फोटोन निकलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब भी एनर्जी में चेंज आता है तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। अगर यहाँ से यहाँ जाते तो क्या करते? यहाँ से यहाँ जाते तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? फोटोन को ऐड करके यहाँ पे पहुंच जाता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। तो फोटोन वाली बात बिल्कुल सही है कि फोटोन इमिट होगा, मतलब होगा। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स है तो आप लोग पूरा लिखना ट्रू, यहाँ पे लिखना ट्रू। वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बॉम्ब आपको पढ़ाया था हमने, एटम बम और हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो आपको हमने इस तरीके से याद करवाया था कि जब हमारे पास फिजन होता है, यहाँ पे होता है फ्यूजन। तो हमने आपको इस तरीके से बताया था इसको ट्रिक से कि आप इस तरीके से याद करना कि यहाँ पे डबल एस आ जाए, मतलब ये पहले से बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एस है, मतलब ये पहले छोटा है। तो जो बड़ा है वो क्या करता है? वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो छोटा सा है, ये छोटे से मिलके क्या बन जाता है? एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाता है, बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाता है। तो बात यहाँ पे आती है कि एटम बम कौन सा है, हाइड्रोजन बम का एटम कौन सा है। तो आपको हमने बताया था कि ये जो होता है, ये क्या होता है? खतरनाक होता है। खतरनाक कौन होता है? एटम बम होता है। तो एटम बम जो हमारा हो गया, ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। और फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। तो हमसे क्या पूछा इन्होंने? हाइड्रोजन बम इज एन एग्जाम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ये रहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बम है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्यूजन होता, फिजन लिखा है यहाँ पे, फ्यूजन होता, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? फिजन लिखा है। इतना आपको समझ में आया? अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। ये क्या बात हो गई? ऑप्टिकल फाइबर आप लोग समझते हैं क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास होते हैं, ये जो वायर होते हैं ना, जहां से हमारे पास इंटरनेट एक देश से दूसरे देश में आता है, ये मान लीजिए अमेरिका है, ये हमारे पास इंडिया है, यहां से यहां तक जो इंटरनेट आ रहा है, ये किसके द्वारा आ रहा है? ये वायर के द्वारा आ रहा है। ध्यान रखना, समुद्र के अंदर क्या होते हैं? वायर बिछे हुए होते हैं। तो ये जो वायर हैं, ये किसके बने हुए हैं? ऑप्टिकल फाइबर के बने हुए हैं। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है हमारा इंटरफेरेंस का नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है,
ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता हुआ चलता है, इस तरीके से, इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में तो अगर इंटरफेरेंस होगा तो ये क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर सुपर पोजिशन हो जाएगी, तो सुपर पोजिशन यहाँ पे नहीं होता है भैया, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आप लोग एक काम कर सकते हो, इंटरनेट पे भी देख सकते हो इसे, इसका डायग्राम अगर आपको देखना है, समझना है ऑप्टिकल फाइबर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से काम होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ये देखिए इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये बड़े बड़े वायर्स होते हैं, यहाँ तो इन्होंने बहुत छोटे छोटे बना रखे हैं, लेकिन इस तरीके से होते हैं ये लाइट को कैरी करते हैं। यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए, इसके अलग 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 यूजेस हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, टोटल ये अपने ऑप्टिकल फाइबर का, तो आप लोग चाहें तो पढ़ लेना ऑप्टिकल फाइबर। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इंटरफेरेंस दे रखा है तो यह जाएगा फॉल्स। फिर आगे हमारे पास क्या दे रखा है, एट द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एफ नॉट माइनस एफ ई। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग से कर सकते हो आप लोग। आपसे बोल रहे हैं एट द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद द लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की जो लेंथ होगी, ट्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो भैया जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसमें दो लेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ पे लगा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस, यहाँ पे लगा होता है हमारे पास आई लेंस, आई पीस लेंस। तो आपसे बोला कि ये जो हमारे पास इसकी लेंथ होगी, लेंथ जो होगी ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि आप पूरे को जोड़ दो, तो यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, हमेशा प्लस आता है, यहाँ ध्यान रखना, इसकी भी फोकल लेंथ जुड़ेगी, 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 तो माइनस कहाँ से आ गया। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ऊपर के दो ट्रू हो गए हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है मैच द कॉलम। ठीक है, देखो मैच द कॉलम में आप लोग क्या करा करो, सबसे पहले जो इजी है उसको देखा करो, जो आपको इनमें से बन रहा है उसको आप लोग देखा करो। जैसे हमारे पास सबसे इजी वाला कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो सर जे जे थॉमसन। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। जे जे जो थॉमसन है हमारे, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। अब ये वाला भी आप याद करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजिबल लाइट जो है हमारे पास, जो लाइट हमें दिखती है, वो किसने बताई थी हमें, न्यूटन भाई साहब ने बताई थी। ये इसका 3 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है मैटर वेव, ये तो 2 नंबर में भी आता है कि मैटर वेव क्या होती है। तो जो मैटर वेव है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डी ब्रोगली ने करी थी। ठीक है, डी ब्रोगली ने करी थी। आ, ये हो गई हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, अब ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। अब इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ड्वेल नेचर वाला, तो ड्वेल नेचर में पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था, आइंस्टीन ने। ठीक है, इक्वेशन भी इसने दी थी, उसको डिस्कवर भी इसने किया था। अब आपके पास बचे कौन कौन से हैं, रेडियो एक्टिव वेव आपके पास बचा हुआ है। इसके बाद बचा है आपके पास अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको देखो जरा आप। तो इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो है ये मार्कोनी ने डिस्कवर करी थी। अब इसको अगर आपको याद करना है तो करिएगा, क्योंकि ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो आप मार्कोनिक ने डिस्कवर करी थी। और अल्ट्रा वायलेट जो रही है हमारे पास, ये करी थी रिटर ने। अल्ट्रा वायलेट रे किसने करी थी, रिटर भाई साहब ने करी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो फराडे तो आ नहीं सकता, फराडे तो बहुत पहले की कॉन्सेप्ट है। मार्कोनी आ सकता था यहाँ पे, और जे जे थॉमसन तो हमने लगा दिया, बस यही तो आ सकते थे यार। एक तो हमारे पास मार्कोनी आ सकता था, रिटर आ सकता था, फराडे ने तो अपने अलग ही नियम दिए थे। ठीक है, ये तो किस पे बात कर रहा था, ये तो हमारे पॉइंट्स पे बात कर रहा था, मतलब लाइट पे बात कर रहा था, लाइट के ऊपर बात कर रहा था। ये आए थे, ये वेव्स पे बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप दो मैच द कॉलम तैयार करेंगे। समझे आप लोग किस तरीके से आपको मैच द कॉलम को उठाना है एग्जाम में। आगे देखिए, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हो वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। ये आपके लिए बड़ा इशू नहीं है, आप चाहें तो वन वर्ड में लिख दो, वन सेंटेंस में लिख दो, लेकिन आंसर का मतलब निकलना चाहिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अब फिर से आपको बताया था कि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं, कितना होता है, कितना कितना होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगी बात, नंबर की।
नंबर में आप लोग तुक्का किस पे लगा सकते हो, या तो जीरो पे लगाओगे या फिर वन पे लगाओगे। देखो जरूरी नहीं है जीरो वन ही आए, लेकिन ये ज्यादातर आता है। आई बात समझ में? तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि जो अर्थ होता है भैया, अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर इसका पोटेंशियल हम लोग पोटेंशियल जो होगा इसका अगर हम लोग ज़्यादा कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। आप लोग इसमें कितना ही चार्ज दे सकते हो, कितना ही चार्ज ले सकते हो, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और डिफरेंस तो मान के चलो जीरो निकलेगा यहाँ से। ओके, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना माना गया है, जीरो माना गया है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना गया है। इसे याद कर लो, जो अर्थ होती है वो गोल होती है, तो गोल हो जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एसआई सिस्टम? तो यहाँ से आपसे क्या पूछे, ऑर्डर ऑफ वैल्यू मतलब हो गया यहाँ पे आपको यूनिट पूछी जा रही है कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है उसकी वेलोसिटी क्या बनती है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास, वेलोसिटी या स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी स्पीड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो डिस्टेंस भी बहुत, यहाँ पे जो बात होती है ना बहुत छोटे लेवल पे होती है, एटम के लेवल पे बात होती है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास मिलीमीटर, मिलीमीटर। और टाइम क्या होता है, टाइम की तो बात छोड़ो भैया, यहाँ पे सेकंड्स में बात होती है, सेकंड्स में बात होती है। ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ओके, सेकंड से आप लोग मिली सेकंड भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है राइट द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग सभी ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद कर लेना, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। एक हमारे पास चैप्टर है ड्वेल नेचर, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। हमने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है 30 मिनट्स में, 30 मिनट के लगभग हमने इस चैप्टर को फिनिश करवाया हुआ है। लिंक आपको दे देंगे एक बार और, जाके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे करवा रखे हैं। ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमसे पूछा है कि रिलेशन बताओ वर्क फंक्शन में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। चलिए बता देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है इज इक्वल्स टू एच म्यू, यही हमारे पास इक्वल होता है वर्क फंक्शन के प्लस आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा जहाँ पे हमने बता दिया ये हमारे पास वर्क फंक्शन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये वाली हमारी जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू बनाया हमने इस तरीके से, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। आप लोग चाहो तो एच एफ भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। अगला देखो, वाई द ईएमएफ ऑफ सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको हमने पढ़ाया था कि जब भी ईएमएफ की बात आए और जब भी आप कंपेयर करो वोल्टेज में, तो सबसे पहले डिफरेंस देखो कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है, ईएमएफ को हम कूल बनने के लिए, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कूल बनने के लिए ईएमएफ बोल देते हैं। बाकी ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस जो आता है वो आता है, छोटा सा डिफरेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का। यहाँ पे अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे तो ईएमएफ बोलेंगे। बाकी अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे वोल्टेज बोलेंगे या फिर पोटेंशियल बोलेंगे। आई बात समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है, तो आप बोलोगे सेल के अंदर होता है। जो सेल होता है ना उसके अंदर हल्का सा रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कभी कभी। इसलिए इसको इस तरीके से बोला जाता है कि वोल्टेज जो आएगा उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो वाई द ईएमएफ ऑफ सेल इज ग्रेटर देन, तो अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, ईएमएफ ज्यादा आएगा थोड़ा सा, और वोल्टेज जो आता है वो थोड़ा सा कम आता है। तो यही पूछा आपसे कि ग्रेटर देन क्यों आता है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने आपको करवाया था क्वेश्चन जब आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था। Why the pole of magnet in a galvanometer are cylindrical and concave? Why the pole of magnet is in a galvanometer is cylindrical and concave? देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या बात बोली गई है। सबसे पहले तो वाई द पोल ऑफ मैग्नेट इन अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर सिलेंड्रिकल और कॉनकेव क्यों बनाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल और कॉनकेव क्यों बनाए जाते हैं पोल ऑफ मैग्नेट को। तो देखो, किसी भी चीज को
अगर साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं तो सोच समझ के बना रहे होंगे, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे होंगे, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए ही ये इस तरीके की चीजें करी जा रही है। तो इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है, आपने देखा होगा, डिफ्लेक्शन होती है ना, जो हमारी सुई होती है वो डिफ्लेक्ट होती रहती है इधर उधर इधर उधर। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इस तरीके के काम करते हैं, सिलेंड्रिकल बनाते हैं और कॉनकेव बनाते हैं। इतना इस तरीके से आपको लॉजिकल करके आना है। लॉजिकल क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आप लोग थोड़ा दिमाग चला लेना कि हमें जो चीज़ें बताई गई है वो इसलिए की जा रही होगी क्योंकि यहाँ पे इसकी इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको और इन्हांस करने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें रीजन यही हो जाएगा, टू इम्प्रूव गैल्वेनोमीटर। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो डायरेक्ट और आप एग्जाम में ये चीज याद नहीं कर पाओ तो बोल देना टू इम्प्रूव गैल्वेनोमीटर, इतना तो कर लोगे, टू इम्प्रूव गैल्वेनोमीटर। और प्रॉपर्टी लिख देना अगर चाहो तो, टू इम्प्रूव गैल्वेनोमीटर्स प्रॉपर्टीज। और चाहो तो बोल सकते हो टू इम्प्रूव, टू स्टेबल, स्टेबल वर्ड यूज कर सकते हो, टू स्टेबल गैल्वेनोमीटर्स। ओके, टू इनहांस लिख सकते हो, इनहांस लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, इसके सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इस तरीके से हमारा ये जो पेपर था, सैम्पल पेपर, ये हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद हमारे पास 28 क्वेश्चन हमने सर यहाँ से तैयार कर लिए। हाँ बोलिए। सर जो आपने व्हाट्सएप पे बताया था कि वैसे वैसे करना है उस ऐप पे, तो सर लेकिन मैंने किया था, लेकिन कोर्सेज पे वो परचेज का ऑप्शन आ रहा है कि इस कोर्स को इतने में परचेज करिए। ओके, आप अभी एक बार और मैसेज करिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। देखिए, यस सर। हमारे पास अब आता है प्रैक्टिस सेट टू, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट टू नहीं, प्रैक्टिस सेट वन। ये हमने जो किया वो सैंपल पेपर था, ये प्रैक्टिस सेट वन है, ये प्रैक्टिस सेट टू है। एमपी बोर्ड ने हमें 3 चीजें दी है इस साल पढ़ने के लिए, तो यहाँ से करेंगे हम लोग। हाँ, तो हमारे पास आता है प्रैक्टिस सेट। सर सैंपल पेपर में से आता है क्या? सैंपल पेपर जो है यहाँ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, एमपी बोर्ड में क्या चीजें होती है, रिपीट होती हैं चीजें। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वापस रिपीट हो गया। तो एमपी बोर्ड में चीजें रिपीट होती है। ओके, तो आपको जितने क्वेश्चंस हो सके उतने रिपीट करना है। देखो, हमने आपको 107 ऑब्जेक्टिव तो पहले करवा रखे हैं, उनको आप लोग देखिएगा। इसके अलावा 84 ऑब्जेक्टिव आज आपको करवा देंगे, तो इतने ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाएंगे। अब आप ऐसा मत सोचो कि इससे भी बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आता है तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन आपने कम से कम अपनी तरफ से तो मेहनत कर ली, आपने अपनी तरफ से तो मेहनत कर ली। अगर इतना आप इतने में से भी नहीं आ रहा है तो मान के चलना कि 90% जो बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसके बाहर वाले बन सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उन्होंने नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेंगे। अगर इसी में से थोड़ा बहुत घुमा के बना दिया, इसी को उल्टा पुल्टा करके बना दिया, तो आप लोग कर दोगे उस क्वेश्चन को। आई बात समझ में, ये चीजें होती है। तो आप लोग सबसे सर पहले इनको टारगेट करोगे। हाँ बोलिए। सर पिछले 107 और ये 84 पूरे पढ़ने हैं ना? हाँ, ये सारे पढ़ने हैं आपको, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो भैया, अच्छे नंबर चाहिए तो और पूरे पढ़ो। और सिर्फ ये 84 पढ़े तो? 84 पढ़ो तो 84 पढ़ लो, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगे। हाँ, सर 84 और 107 दोनों 100% हो जाएंगे बिल्कुल, है ना? फिर दोनों कर लेंगे। सुन लो आप लोग सभी, आप लोग अगर ये सोचते हो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में इतना सारा कर लेंगे, 107 ये कर लेंगे और 84 ये कर लेंगे, तो हमारे 100% तैयार हो जाएंगे, ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। फिजिक्स जो है भैया, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव्स मान के चलो 20 से 30% तो ऐसे आते ही आते हैं जो नए बनते हैं। एमपी बोर्ड हर साल नए बनाता है, एमपी बोर्ड मेहनत ही यहाँ पे करता है बस, यहाँ पे तो मेहनत करता है, बाकी चीजें तो वो रिपीट ही कर देता है। तो ऐसा मत सोचना कि आप ये सब कर लोगे तो आपके पूरे के पूरे आ जाएंगे। हाँ, ये बात आपसे हम बोल सकते हैं कि जो 30 बाहर से आएंगे वो कहीं कुछ नहीं आएंगे, यहीं से घुमा फिरा के बनेंगे, क्योंकि चीजें उनके पास नई नहीं आएगी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं देंगे वो लोग, यही सिलेबस है, इसी में से घुमा फिरा के वो 20-30% ऑब्जेक्टिव देने वाले। लेकिन अगर आपने ये कर लिए ना तो आप लोग इनको भी कर सकते हो, आप लोग तैयार हो जाओगे कि इनको भी आप लोग कर दोगे, ये चीज है। चलिए, तो ये डाउट आपका हमने सॉल्व कर दिया। ऑब्जेक्टिव आप लोग कितना ही कोशिश कर लो, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जो आपको मन से करने ही पड़ेंगे, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा वहां पे। ओके, चलिए, जो रियलिटी वो आपको बता दी हमने। अब डाइलेक्ट्रिक इन एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। अब इसके अलावा आप लोग आगे देखेंगे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिवली ऑफ एयर इज डिपेंड, रेजिस्टिविटी होगा यहाँ पे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज डिपेंड ऑन, यहाँ पे रेजिस्टिविटी होगा, ये वीटी आएगा, वीटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ एयर इज डिपेंड अपॉन, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो होता है हमारे पास। अच्छा, फॉर्मूला लिखो तो जरा, आर इज इक्वल्स टू रो
L बाई ए। ठीक है भैया, हमने आपसे बोला था कि ये जो रो है, रो को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये जो रो है हमारे पास, ये रेजिस्टिविटी बताता है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर लेंथ और एरिया अगर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए, तो हमारे पास रो जो आएगा वो आर के बराबर आएगा। तो यहीं से आपका आंसर बन जाएगा कि लेंथ और यहाँ पे एरिया, एरिया के अंदर मास वगैरह सब कुछ आ जाएगा, डायमीटर सब आ जाएगा। ये तो हमने फिक्स कर दिए, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या ये? आप क्या बोलोगे? इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। तो ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना मास के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल, सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। किस तरह का सब्सटेंस आप लोग ले रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इतना आया समझ में? ये है आपका कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपको करवा दिया। चलिए आगे देखिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप विल बी। अब देखो एक चीज और सिखाएंगे आपको यहाँ पे, कि जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस आ जाए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे? आप लोगों के पास सिर्फ एक से दो ऑप्शंस ही होते हैं, बाकी सब तो गलत होते हैं। ये रेडियल हो गया, टिल्ट हो गया, ये ऑप्शंस आपके नहीं होते हैं कभी भी। कोएक्सियल हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। इसमें से भी ज्यादातर जो आंसर होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। बाकी ये जो चीजें हैं इन पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सबकी सब सेम है। तो रेडियल टिल्ट कभी नहीं आएगा, कोएक्सियल आ सकता है, परपेंडिकुलर आ सकता है। और 90% केसेस में कौन सा आता है? ये वाला आता है। चलिए ये सिखा दिया आपको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया, लेंस लॉ इज कंसिस्ट ऑफ। लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जिसको आता है वो बताओ। अगर किसी ने ध्यान से सुना हो अगर क्लास में, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, वेरी गुड। एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका आंसर आता है। फिर से सुन लो आप लोग सभी, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं बन सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं बन सकता। अब आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हो। तो हमारा लेंस लॉ है वो क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सिर्फ केवीएल जो है हमारे पास, केसीएल जो हमारे पास है वो इसको फॉलो करता है। बाकी केवीएल इसको फॉलो करेगा और लेंस का जो नियम है वो भी इसी को फॉलो करेगा। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, काम करते हैं यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए नो इशू। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं ये लोग। वो आज की क्लास लग रही है। हाँ इनको बोल देते हैं, हाँ भैया क्लास लग रही है। इसके अलावा और क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे पास? नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट हमसे पूछा था आज की क्लास लग रही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं लिंक हमने सही दी है या नहीं दी है। यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट है, फिजिक्स वाले ग्रुप में ही हमने दी है, मतलब स्टूडेंट्स ने आज क्लास ज्वाइन करी ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारा काम है भैया पढ़ाने का, आपका काम है क्लास ज्वाइन करने का। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपसे पर्सनल में बात कैसे हो पाएगी? व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो अगर आपका क्वेश्चन सही रहा तो हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। सर करा तो था, आपने सिर्फ थंब लगा के छोड़ दिया उसको। हाँ तो ऐसा कुछ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? सर मैथ्स की बोला था आप। मैथ्स का तो हम क्या ही कर सकते हैं, अपनी जो क्लासेस चल रही है, फिजिक्स की चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है। मैथ्स के लिए हमने एक पीडीएफ आपको दी हुई है, टेलीग्राम पे चेक कर लेना। सर पीडीएफ दी है सर, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप उनको एक एक बार ऐसे क्लियर कर देते जैसे फिजिक्स में कर रहे हो। देखो इतना हमारे पास अभी हाल फिलहाल में टाइम नहीं है, लेकिन मैथ्स में कुछ गैप है हमारे पास, तो वहाँ पे बिल्कुल सोचेंगे इसके बारे में। चलिए देखो, जिस चीज़ का हमारे पास आंसर नहीं होता है, जो हम आपको नहीं बता सकते, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप लाइव क्लास चला लो मैथ्स की भी, तो इस चीज़ का हमारे पास अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। इस वजह से हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थंब लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, तो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज। ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर में थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो आपको ये चीज़ पहली बात समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शंस होती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन में होता है, एक काम करते बना लेते हैं। तो हमारे पास दो डायरेक्शन तो कंफर्म होती ही होती है। हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक वेक्टर बनेगा। वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर बनेगा। और हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन ये हो गई, वाई डायरेक्शन ये हो गई, और जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या बनेगा? प्रोपोगेशन बनेगा। मतलब लाइट इस तरीके से जो हमारी वेव है वो इस तरीके से प्रोपोगेट होगी, चलती जाएगी। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा।
और ये डेफिनेशन लिख के आ जाना अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे तो ऑब्जेक्टिव के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस तरीके से लिख देना कि यहाँ पे 3 डायरेक्शन होती है और आप ये डायग्राम बना के आ जाना इतना इतना। ओके, चलिए, तो ये चीज़ थी हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे आते हैं। अ लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अ लाइट रे रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ठीक है, दोनों मीडियम में स्पीड अलग अलग होगी। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है। एप्टीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है, जो मैक्सिमम पिक वैल्यू जो होती है वो भी चेंज हो सकती है। बट जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग सभी, इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि हमारे पास मीडियम कौन कौन सा है, मीडियम कौन कौन सा है। नहीं तो फ्रीक्वेंसी भी कहीं कहीं पर मीडियम में चेंज भी हो जाती है, लेकिन अभी इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा फ्रीक्वेंसी का। एक और बात ध्यान रखना, एक और चीज़ हमें ध्यान आई भी याद आई हमें बताने लायक, कि ज़्यादातर जो आंसर होते हैं स्पीड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एप्टीट्यूड, इसमें ज़्यादातर आंसर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाते हैं। ज़्यादातर आंसर जो होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाते हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, अब ये फिर से आ गया, देख लो आप लोग सभी, पहला वाला जो फिल इन द ब्लैंक से वो फिर से आ गया, जो भी आपको पढ़ाया था। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? मास पूछा है हमसे, मतलब वेट पूछा है। आपसे बोला है कि आपको सबसे ज़्यादा 0 देखने को जीरो। मिलेगा या 1 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तुक्का मार सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आपको इसको याद करनी पड़ेगी। 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। आप लोग ऐसा करना, ये जो क्लास है इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप लोग देख रहे हो या फिर देखोगे, तो आप लोग एक अलग से 2-3 पेज निकालना या फिर अलग से कहीं पे लिखना अच्छे से, जहाँ पे ये जो चीज़ें आपको बताई है एक्स्ट्रा में, उनको आप लोग अलग से मेंशन कर लेना कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ये होती है, रेस्ट मास जो होता है उसकी वो जो होता है वो 0 होता है। ये आप लोग अलग से लिख लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिविजन करने में आसानी। नहीं तो आप लोग ये कहाँ देखोगे वापस से। एक काम और कर देंगे आप लोगों के लिए, ये जो हमारे पास तीनों पेपर्स हैं, ये जो तीनों पेपर्स हमारे पास है, इन तीनों पेपर के सॉल्यूशन सहित मतलब ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन सहित आपको अपने ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए हो जाएगी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, जरा देखो तो। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, यही डेफिनेशन आपको लिखनी होती है किसमें, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है नील बोहर का, बोहर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ये चीज़ लिखनी होती है। तो ये लाइन क्या बोलती है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी वाली शेल में रिवॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर जो मोमेंटम है वो कितना हो, वो हो h/2π के मल्टीपल में, h/2π के मल्टीपल में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बोलता है, ये हमारे पास बोला जाता है किसके द्वारा, नील बोहर के द्वारा बोला जाता है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला हो गया हमारे पास, क्या आएगा, h/2π, h/2π। इसका क्या आंसर याद करवाया तभी आपको, 1.097 इंटू 10⁻7, MS धोनी का 7 नंबर, उसके बाद माइनस इनवर्स के m इनवर्स। चलिए, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ वाला। 3 कैपेसिटर, एक की वैल्यू ये दे रखी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तीनों कैपेसिटर की वैल्यू उन्होंने 3 μF दे रखी है, माइक्रोफराड इन्होंने दे रखी है। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, क्या बना लिया, इस तरीके से हमारे पास 3 कैपेसिटर है। अब ये सीरीज में ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन कर लेते हैं। ये इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत इजी होता है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो अब इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, 3 μF मतलब माइक्रोफराड इनकी यूनिट है। तो बताओ रिजल्टेंट कितना बनेगा, मतलब टोटल कितना बनेगा। तो अगर ये पैरेलल का क्वेश्चन होता तो बहुत आसान था, इनको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। नहीं, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है।
सीरीज का। तो सीरीज में क्या होता है, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपेसिटर को सी लिख सकते हैं। तो इसको आपको लिखना होता है 1/3, 1/3, 1/3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 1 + 1, यह आ जाएगा आपके पास 3/3, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/c। अब इसको उल्टा करोगे आप लोग तो क्या हो अच्छा इसको उल्टा मत करो, पहले इसको काट दो, यहाँ पे आया 1, तो 1/c इक्वल्स टू होता है 1/1, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोग तुक्का लगाते तो क्या लगाते, 0 पे लगाते या 1 पे लगाते। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाते कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बनेगा, 0 तो आएगा नहीं, तो 1 लगा देते। ओके, तो ये चीज है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला आप लोग इस तरीके का देखते हो, रेजिस्टेंस वाले केस में, रेजिस्टेंस वाले केस में, रजिस्टर वाले केस में, रजिस्टर वाले केस में ये जो होता है फॉर्मूला, ये पैरेलल का होता है, पैरेलल का। और ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट जोड़ने वाला है वो सीरीज का होता है। ठीक है, वो सीरीज का होता है। आई बात समझ में, डायरेक्ट जोड़ने वाला जो होता है ये सीरीज का होता है। आप लोग यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब हम लोग सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पे पैरेलल की बात करेंगे। तो सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट R1 + R2 + R3। यहाँ पे पैरेलल के केस में बनेगा C1 + C2 + C3। चलिए अब यहाँ पे जो बनेगा, ये बनेगा 1/R इक्वल्स टू बनेगा, यहाँ पे कर लेना आप लोग R, यहाँ पे कर लेना C बड़ा वाला, तो यहाँ पे बनेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे इस समय यहाँ पे ये बनेगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये होते हैं फॉर्मूले। तो कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होना, इस तरीके की चीज़ें हमारे पास होती है। तो हमसे क्या पूछा था, 3 कैपेसिटर हैं जो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पे 3 3 3 रख देना, आपका सी आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया फिनिश। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन two parallel conductor wire is same, the nature of the force acting between them। ये क्वेश्चन अभी आपको करवाया था, अभी पुराने वाले पेपर में, ये रिपीट हो गया यहाँ से। तो इसका आंसर किसको आता है बताओ। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द टू पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर के अंदर करंट सेम पास हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, दोनों में से एक हो सकता है। या तो आपका आंसर आएगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। या फिर होगा रिपल्सिव। तो आंसर क्या आएगा इसका, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव, तो आप बोलोगे अट्रैक्टिव। ठीक है, दो अगर करंट सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप लोग क्या बोलोगे, अट्रैक्टिव। ये अभी आपको करवाया था, एक बार और करवा दिया। तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ से रेस्ट मास वाला रिपीट हो गया, ये वाला रिपीट हो गया, ऊपर से लेंस लो वाला जो था ये रिपीट हो गया, तो 3 तो यही रिपीट हो गया। चलिए, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आता है, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम क्या बताया था आपको, जो सबसे इजी लगे उसको पहले करना। तो जरा इधर देखो और इधर देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है भैया, करंट की यूनिट क्या होती है, किसी को याद है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलाम। इसके अलावा जो करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, करंट, करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर। चलो एक तो बना हमसे। उसके बाद अगला देखो आपको और कहाँ से समझ में आ रहा है, वो देखो। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है कंडक्टिविटी का, तो इसमें जो यूनिट होती है वो होती है फराड। चलो ये भी कर दिया। अब रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी का हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन फॉर्मूला पता है, लेकिन जो हमारे पास यूनिट है वो नहीं पता, ये ऐसा यूनिट दे रखी है। चलो निकाल के देखते हैं। आर जो होता है वो होता है ρl/a, अभी बताया था। हमें क्या चाहिए, हमें रो चाहिए। रजिस्टिविटी पूछा है ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना पूछा है, रजिस्टिविटी पूछा है। तो ये जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे लगा हुआ है रो, तो रो को रो रहने देते हैं। एल जो होता है, लेंथ जो होती है वो मीटर में लिखते हैं हम लोग। एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ आया ओम, यहाँ आया मीटर, यहाँ आया रो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये गलती कर दी है, यहाँ पे आएगा आपका ओम। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, ये प्री बोर्ड का पेपर है। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रखी है, यहाँ पे आएगा ओम, तो ओम मीटर। तो इसका हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला। ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ क्या होता है,
ईएमएफ किसके इक्वल होता है, चलो बताओ तो जरा। ईएमएफ आपको बताया था, ईएमएफ और ये दोनों सेम ही होते हैं। क्या होता है ये, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, भूल गए क्या आप लोग सभी? ये वोल्टेज या फिर पोटेंशियल दोनों सेम ही होते हैं, ये आपको तीन चार बार बता चुके हैं। ईएमएफ और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो अगर दोनों सेम ही होते हैं तो दोनों की यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट, इनकी यूनिट बनेगी वोल्ट। वोल्ट जो होती है हमारे पास वो इनकी यूनिट बनती है। ईएमएफ हो गया, इसमें अगर हम लोग आर को जोड़ देते हैं, छोटे से आर को, तो ये इससे ज्यादा हो जाता है। मतलब दोनों चीजें बराबर ही, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बहुत बहुत सारे केसेस में, इसलिए हम लोग इसको इक्वल बोलते हैं। तो वोल्ट कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा वोल्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर याद करके चलना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे के सारे दे रखे हैं ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन जो होता है उसकी यूनिट होती है हेनरी। यहाँ पर डबल एन नहीं आएगा, सिर्फ एक एन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वाला हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग मैजिदा कॉलम करेंगे। चलिए करवा दिया आपको, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है वन वर्ड्स। टाइम देख लेते हैं कितना हो चुका है, 1:08 हुई है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। फिर आपको बोला है हमने, तुक्का मार सकते हो, यहाँ पे आपसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो या तो आंसर वन आएगा, जीरो आएगा, या वन आएगा, या फिर इनफाइनाइट हो सकता है एक आंसर, इनफाइनाइट हो सकता है, एक आपका आंसर हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इन तीनों में से आप अगर तुक्का लगाना चाहो तो किस पे लगाओगे, तो आप सबसे पहले जीरो पे लगाओगे, और जीरो पे लगाते ही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है यहाँ पे इस तरीके से, ऐसा और ऐसा। तो कंप्लीट साइकिल के अंदर यहाँ पे एक साइकिल ये होती है, एक साइकिल ये होती है। तो ये साइकिल हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल। तो इसलिए इनकी टोटल जो वैल्यू आती है, ये पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में आती है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाता है जीरो आता है कंप्लीट साइकिल के अंदर। हाफ साइकिल के अंदर अलग आता है, लेकिन कंप्लीट साइकिल के अंदर जीरो आता है। और आपसे कंप्लीट का पूछते ज्यादातर वो लोग। चलो, व्हाट टाइप ऑफ लाइट सोर्स आर नीडेड फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में कौन सा सोर्स आपको चाहिए, किसी को याद है? हमने आपको याद करवाए थे कि जब भी इंटरफेरेंस की बात होती है तो हमें एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में आपको जब डिफरेंस करवाया था, जब आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि एक सोर्स आता है, वही सोर्स काम करता है इंटरफेरेंस में, उसका नाम है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी लिखो। तो आपको वो भी याद करवाई थी WFP से, कि WFP वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और कोहेरेंट सोर्स कहाँ पे काम आता है, इंटरफेरेंस में काम आता है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच लाइट सोर्स, यहाँ पे लिख देना कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, कोहेरेंट लिख देना, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एटम। आपसे थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एटम क्या होता है। तो हमारा जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो हमारा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है हमारे पास क्वांटाइज्ड होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सनलाइट डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। सन की जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, वो आती है हमारी धरती के ऊपर, धरती पे आती है भैया। तो ये डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती है, ऐसा कहीं नहीं, क्यों नहीं हो जाता कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के इधर उधर करते हुए दूसरे ग्रह पे निकल जाएगी, हमारे यहाँ पे नहीं आएगी, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हम बोलेंगे कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है वो डिफ्लेक्ट क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं डिफ्लेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बोल दें कि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि इनके ऊपर क्या नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और चार्ज नहीं होता है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, न्यूट्रल लिख सकते हो, कि दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट्स वाई दे डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ये वाला देखो, विच कलर इज मोर डिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है? तो आपने याद किया होगा विबग्योर, विबग्योर। तो विबग्योर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट होता है, जो लाइट कलर होता है सबसे ज्यादा, वो होता है वॉयलेट। वॉयलेट कलर कौन सा होता है, तो इस तरीके के जो वॉयलेट कलर होता है, हमारा आसमानी कलर जो होता है, उसको बोलते हैं वॉयलेट कलर। ठीक है, नीला कलर क्या होता है, नीला कलर भी वॉयलेट जैसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा डार्क होता है।
इस तरह से नीला कलर। तो नीला कलर जो है वो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, नीला और लाल। लाल तो आप लोग सभी समझते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि विच कलर इज मोर डिफ्लेक्टेड, तो सबसे ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, दोनों में कंपेयर करना है तो आप क्या बोलोगे, ब्लू कलर। ब्लू कलर मोर डिफ्लेक्ट। चलो ये हो गया। देखो लाल कलर, देखो ब्लू कलर क्यों डिफ्लेक्ट करता है, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो कि जो हमारा आसमान है, जो हमारा सन हो गया, ये हमारा आसमान हो गया पूरा। आसमान में आपको कौन सा कलर दिखता है ज्यादातर, ब्लू कलर दिखता है, ब्लू कलर। तो जो ब्लू कलर है ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है पूरे आसमान में, ठीक है। पूरे आसमान में ये पूरी अच्छे से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये ब्लू कलर हमें ज्यादातर डिफ्लेक्शन शो करते हुए नजर आता है। चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ से भी वन वर्ड फिनिश हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं भैया, यहाँ से 28, यहाँ से 28, तो हमने लगभग 56 क्वेश्चन तैयार कर लिए। हमारे पास आता है सेट नंबर 2। उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर या फिर बोल सकते हो प्री बोर्ड का सेट 2 स्टार्ट करेंगे। नो क्वेश्चंस, ओके। तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फिर हमारे 84 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। देखो अभी आपको फर्स्ट टाइम जब करोगे ना तो आपको थोड़ी टफनेस लगेगी, बाकी जब आप दूसरी टाइम तीसरी टाइम रिवीजन करोगे इसका तब आपको इजी लगेंगे। जैसे हम आपसे पूछ लें यहाँ से कि मूविंग चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली स्टैटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये आपको याद हो गया होगा। तो ये चीजें हैं यार, ये इस तरीके से आप लोग करोगे। 1 कूलाम की वैल्यू क्या होती है, 6.25 इंटू 10⁻80। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसका इस आंसर क्या आया था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो नीचे होती है, ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिक शेडो वाला करवाया था कि ज्योमेट्रिक शेडो कहाँ पे बनती है, डिफ्लेक्शन में बनती है ना। और उसके अलावा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो तो होता ही नहीं है, तो हम लोग जीरो लिखते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर होता है। चलिए तो हम लोग ये वाला और कर लेते हैं, फिर आप लोग आराम से बैठकर रिवीजन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इनमें से कौन सी चीज बिल्कुल सही है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपके पास चार ऑप्शंस हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। दे इंक्रीज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनसाइड देम, दे आर ऑफ टू टाइप, पोलर और नॉन पोलर, दे हैव ओनली सॉलिड फॉर्म। अच्छा इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो हमने आपको बताया था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक इसलिए हम लोग रख देते हैं ताकि हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को खा जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देंगे, खत्म तो नहीं करेंगे, कम कर देंगे एक तरीके से। तो जब ये कम कर देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं आएगा। दूसरी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनसाइड दे। अरे भैया फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव हो सकते हैं क्या, तो ये चीज़ तो हमने आपको बताई नहीं थी, और ऐसा होता भी नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और उसको और बढ़ा देगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात भी यहाँ पे गलत है। हमारे पास अब बचते हैं दो ऑप्शंस। दे हैव ओनली सॉलिड फॉर्म, दे हैव ओनली सॉलिड फॉर्म। क्या कैपेसिटर के अंदर सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ये चीजें हो सकती है क्या, ये भी गलत है। क्योंकि जरूरी नहीं है सॉलिड फॉर्म ही आपके पास हो, लिक्विड फॉर्म भी आपके पास हो सकता है। सेल जो हमारे पास होते हैं ना, सेल में लिक्विड भी भरा हुआ हो सकता है, ओके। तो सॉलिड फॉर्म भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचा सिर्फ एक, और वो है बिल्कुल करेक्ट, कि दे आर ऑफ टू टाइप, पोलर और नॉन पोलर। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ओके। इस तरीके से आप लोग डिस्टिंग्विश करके भी इनको समझ सकते हो। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये हमने आपको करवाया था, एलसीआर पढ़ाया था तब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसी सर्किट रेजोनेंस कैन बी पॉसिबल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसी सर्किट रेजोनेंस कैन बी पॉसिबल। रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस आपने कहाँ पढ़ा था, एलसीआर वाले में टॉपिक में पढ़ा था, एलसीआर वाले में। देखो ध्यान से, जब आपके पास एल और सी बराबर हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास रेजोनेटिंग कंडीशन बन चुकी है। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो वी एल इजिकल्स टू वी सी, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास वी एल एल चाहिए और सी चाहिए, ये तो कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए।
यहाँ पे वी एल हमें चाहिए, आर नहीं, आर की कंडीशन नहीं है, एलसीआर में एल बी और सी बी है, मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास पहला वाला करेक्ट है और तीसरा वाला करेक्ट है। पहला वाला करेक्ट है, सही है ये आंसर हमारा। पहला और दूसरा करेक्ट है, नहीं भाई ये करेक्ट नहीं है। पहला और तीसरा करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ओनली वन का बताया, लेकिन थ्री भी तो करेक्ट है। तो हम लोग इसको करेक्ट, इसको कर देंगे क्रॉस, इसका कर देंगे सही, कि पहला और तीसरा दोनों कंडीशन हमारे पास बन सकती है। जहां पे एल और सी दोनों आते हैं वहीं पे बनती है। रजिस्टेंस से कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर जो हमारे पास होता है वो चार्ज को स्टोर नहीं करता है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटर जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है, ये जो है हमारे पास इंडक्टर वगैरह, ये हमारे पास चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए रेजोनेटिंग कंडीशन शो करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। A concave lens is broken into two pieces. Broken into pieces. टू नहीं लिखा है, broken into pieces. Position of which of the following point will change? हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, लेंस है सॉरी, तो लेंस इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। अब आपने इसको क्या किया, इसको ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया आपने किसी तरीके से। अब ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही तोड़ा इसको, तो आप लोग किसी भी तरीके से इसको तोड़ सकते हो। तो तोड़ने से क्या होगा, इसका पोल जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस है वो भी चेंज हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। सेंटर इसका जो है, अब आपका सेंटर कुछ और रहेगा। पोल जो है, पोल अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग पोल्स बन जाएंगे। फोकस जो है, फोकस भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक बात आप लोग सभी ध्यान रखना, ये जो हमारे पास फोकस होता है, फोकस का मतलब ही होता है कि जहां से भी पैरेलल रेज है वो आप उसमें से पास हो जाए। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा, फोकस तो वही रहेगा, फोकस तो वही रहेगा, फोकस तो वो करेगा, फिर भी वो फोकस करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टू वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें टू ऑप्शन में दे रखा है क्या, टू ऑप्शन में दे रखा है क्या? टू ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहे थे वो लोग हमसे, कि अ कॉनकेव लेंस इज ब्रोकन इनटू पीसेस। अ कॉनकेव लेंस इज ब्रोकन इनटू पीसेस, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, इसको हमने पीसेस में ब्रेक कर दिया। पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल बी चेंज। अच्छा चेंज हो जाएगा ये पूछा उन्होंने, चेंज कौन सा हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कौन कौन से चेंज हो जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। आया समझ में आप सभी को? हमने कहाँ पे गलती करी, हमने गलती ये करी, हमने ये मान के चल रहे कौन सा चेंज नहीं होगा। तो विल नॉट थोड़ी ना लिखा है, उन्होंने लिखा है सिर्फ विल चेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा वन और थ्री। तो वन और थ्री तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लिया करो, हमने गलती कर दी, आपसे भी गलती हो सकती है। अच्छा आगे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, अभी आपको एक चीज बताई थी हमने, कि जब भी आपके पास इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर हमारा पास जाता है वो किसके ऊपर जाता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाता है। मतलब इन दोनों में से आपको एक के ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसके लिए होता है भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक बार समझा ही देते हैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक मेटल की शीट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मेटल की शीट है। अब आपने सनलाइट यहाँ पे लाए, सूर्य ऊर्जा लाए यहाँ से, सूर्य ऊर्जा यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होगा, हमारी जो मेटल है वो गर्म हो जाएगी, यहाँ से मेटल जो है हमारे पास ये गर्म हो जाएगी। तो ये जो मेटल है यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस तरफ भागेंगे, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और यहाँ पे भागेंगे। तो सोलर पैनल जो होती है हमारे घरों के आसपास जो लगी हुई होती है ना सोलर पैनल, तो सोलर पैनल इसी फंडे पे काम करती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं, क्या होते हैं, इमिट होते हैं या फिर रिमूव होते हैं यहाँ से। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कि हमारे पास ये जो फंडा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, वो यही होता है। अब यहाँ पे जो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये जो करंट बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है हमारे पास। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा आंसर आता है हमारे पास, ये आपको बता रखा है हमने। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आप लोग लाइट मारोगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से लाइट मारोगे, उतना ज्यादा आपके पास करंट बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज। अच्छा पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हमारा होता है एटम के अंदर, ये हमारे मान लो एटम है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, साथ में होता है हमारे पास न्यूट्रॉन।
अच्छा, इतनी चीज हमें समझ में आई। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। इसकी डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज directly proportional to mass number, directly proportional to cube root of mass number, directly proportional to the number of neutron, uniform for all the nucleus। तो हमको ये बताना है कि हमारी डेंसिटी कब बढ़ सकती है, हम क्या चीज बढ़ाएं कि हमारी डेंसिटी बढ़ जाए। तो आप बोलोगे मास बढ़ा दो, तो मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप बोलोगे वॉल्यूम बढ़ा दो, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब ये जो मास है, मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि मास से ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाता है। तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जितना मास बढ़ाओगे उतना ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस वजह से डेंसिटी जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। और क्या समझे हम लोग? क्यूब रूट ऑफ मास, तो मास यहाँ पे भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा देते हैं, चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा के देखते हैं। तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास एन नोट, तो इसके पास मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये भी नहीं हो सकता, ये तो दोनों बढ़ा रहा है, तो मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म आर द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली इन्होंने कि ये सभी न्यूक्लियस के लिए यूनिफॉर्म रहेगी। न्यूक्लियस फॉर ऑल द यूनिफॉर्म फॉर ऑल द न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस के लिए ये यूनिफॉर्म रहेगी। इतना ज़्यादा इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी हमेशा होती है मास बाय वॉल्यूम, एक रेशो होता ही है, तो इसलिए हम बोलेंगे यूनिफॉर्म होती है। इस तरीके से लॉजिक आपको लगाना रहेगा एग्जाम में भी। आगे देखें, आगे देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आया भैया, देखो तो जरा। पीएन जंक्शन डायोड, इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, पी रीजन और एन रीजन। तो बना लेते हैं पी रीजन और एन रीजन। हमने आपको बता रखा है कि इस तरीके से हमारे पास पी होता है इधर, इधर होता है हमारे पास एन रीजन। यहाँ पे पी में जो होते हैं वो मेजोरिटी में होल होते हैं, और एन में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, वो क्या पूछा है? इन अ बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि ये जो हमारे पास है होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, ये इस तरफ कैसे आ सकते हैं, इस तरफ ही कैसे आ सकते हैं, ये आपसे वो पूछ रहे हैं कि अगर ये होल हमारे पास है, होल इस तरफ कैसे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ कैसे आ सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो लॉजिक आपको समझ में आया क्या पूछा जा रहा है, कि ये जो होल है ये इस तरफ कैसे आ सकते हैं, इनमें से कौन सा केस है जब ये इस तरफ आ सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, चलो ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देते हैं, तो ऐसा है क्या कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो होल होता है, होल भले ही पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव पी के अंदर लिखते हैं, लेकिन जो होल जो होता है, होल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मानना चाहो तो आप पॉजिटिव चार्ज मानते हो, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, डिप्लेशन लेयर लगी हुई है, तो ये आपस में इतना अच्छे से इसको अट्रैक्ट तो नहीं करने देगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, तो नहीं, ये बात करेक्ट नहीं है। अट्रैक्ट नहीं करने देगा ये, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ पे निकलना है इनको, तो बीच में ये रुक जाएंगे। अट्रैक्ट भी करेगा तो बीच में ये रुक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पैदा होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दे मूव्स अक्रॉस द जंक्शन, कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी ऐसा नहीं होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले भी बन रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका एक्चुअल आंसर नहीं होगा। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन एज कंपेयर टू एन रीजन। ये देखो जरा, कि हम मतलब आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास इस तरफ होल्स हैं, इस तरफ डिप्लेशन लेयर है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे बहुत सारे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे होल्स की संख्या बढ़ा देंगे। तो होल्स की संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो ये रीज़न छोड़ के इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो ज़्यादा होता है वो कम की तरफ जाता है। ठीक है, हायर टू लोअर हमेशा होता है, तो यहाँ पर भी ये होगा, अगर यहाँ पे हाई है तो ये लो की तरफ जाने लगेगा। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना आप लोग सभी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे होल नहीं हो सकते, यहाँ पर होल हो सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी में कौन होते हैं, यहाँ पे इस साइड होल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप लोग और ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये फिनिश कर लिए। अब हमारे पास आते हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, फिल इन द ब्लैंक्स, इज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन और डिस्टेंस। हेलो हाँ बोलिए। सर, कभी होल ज्यादा हुए तो डिप्लीशन लेयर तोड़ सकते हैं क्या वो?
होल ज़्यादा हो गए तो डिप्लेशन लेयर टूट सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है आपकी। जो अगर हम बोल रहे हैं कि होल अगर हमारे पास ज़्यादा हो गए तो डिप्लेशन लेयर टूटने की बात नहीं है, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी एक तरीके से, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात आप जो बोल रहे हो टूटने की, वो बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो बिल्कुल डिप्लेशन लेयर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा ही नहीं। आपको डिप्लेशन लेयर तो चाहिए ही चाहिए, फिर आप उसको पीएन जंक्शन डायोड नहीं बोल सकते। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन और डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें? हमारे पास, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो तीन चार चीजें थी हमारे पास। एक तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, एक हमारे पास शीट थी, एक हमारे पास स्फेयर था, एक हमारे पास सिलेंडर था। ये चारों में से कोई एक आपका आंसर आएगा। ये चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये तो लाइन के ऊपर होता है, या शीट के ऊपर होता है, या स्क्वायर के ऊपर होता है, या सिलेंडर के ऊपर होता है। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम लोग कैपेसिटर लाते हैं, लेकिन ये हमारे पास चार चीजें हो, इनमें से कोई एक आंसर आएगा हमारा। चलो इतना हमने डिटेक्ट कर लिया यहाँ से देख के यूनिफॉर्म चार्ज से, कि यूनिफॉर्म चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इन चार ऑप्शन के ऊपर। नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन और डिस्टेंस, पोजिशन और डिस्टेंस। तो अगर इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे कर दें तो कभी यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे भी वही बात है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी ही करेगी। ज़रा यहाँ पे देखो, फिर वहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेम वही कहानी होने वाली है। यहाँ पे भी अगर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, साथ में यहाँ पे पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस और साथ में हमारे पास चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे पोजीशन और डिस्टेंस दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आप कुछ सोचिए यार, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सभी जगह पर बराबरी तो होती है, ये रेडियस ही तो होती है सभी जगह पर, रेडियस 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 रेडियस। और कहीं पर भी रख दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह पर रेडियस तो सेम ही आएगी, यहाँ से भी रेडियस उतनी बनेगी, यहाँ से भी रेडियस उतनी बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फेयर। ठीक है, स्फेयर। बाकी अगर आप लोग अगर आपने वो करा है इसका डेरिवेशन तो भी आप लोग समझ सकते हो, वहां पे आपने देखेंगे कि वहां पे पोजीशन और डिस्टेंस नहीं आती है। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई होता है। पर एरिया, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे पास है करंट डेंसिटी। ये होती है हमारे पास करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है हमारे चैप्टर नंबर 3 में, करंट डेंसिटी। देर आर नो सोर्स ऑफ श्रिंक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फील्ड। तो कौन सी फील्ड है जो श्रिंक नहीं हो सकती है, सिकुड़ नहीं सकती है? तो यहाँ पे आंसर आता है मैग्नेटिक फील्ड। दो तो देखो, दो आंसर बन सकते हैं यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको तुक्का इन दोनों में से किसी पे लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो श्रिंक हो जाती है, सोर्सेज, देर आर नो सोर्सेज ऑफ श्रिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे श्रिंक हो सकती है, लेकिन ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये श्रिंक नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आंसर आएगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेरिएबल है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, आपसे बोल रहे हैं, समझो कॉन्सेप्ट को। ये हमारे पास वायर है, वायर के आसपास क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी बनती है, ठीक है, और साथ में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पे हमारे साथ जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो वेरिएबल होती है, कैसी होती है? चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो ध्यान रखना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आपको साथ साथ क्या बना के देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना के देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट वहां पे होगी होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना के देती है। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस फिल इन द ब्लैंक्स करंट। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बार वेरी कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा करंट बनेगा? तो आपके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? पहले ये देखो, करंट, करंट आपने कौन कौन से पढ़े? एक होता है डीसी करंट, एक होता है आपने एसी करंट पढ़ा है, ठीक है, और एक और करंट हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमारा कौन से वाले चैप्टर में आता है? ये हमारा ईएमडब्ल्यू में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारे पास, वहां से ऑब्जेक्टिव बनता है और ये ऑब्जेक्टिव वहीं से बना हुआ है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बनाती है।
इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेस करोगे तो वो जो करंट बनेगा उसको नाम बस दे दिया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ नहीं, करंट ही है, लेकिन इसका नाम दे दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है भैया 6th वाला, जो क्या बोलता है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इज अनस्टेबल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, उन्होंने क्या चीज़ नहीं बताई थी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो अगर रदरफोर्ड आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो आप लोग ध्यान से। रदरफोर्ड सबसे पहले आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, और बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज लायक कुछ होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है। उन्होंने इतनी चीज़ बताई थी, और साथ में ये भी बता दिया था उन्होंने कि एक और कुछ है यहाँ पे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इतनी चीज़ किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। ये बहुत बेसिक मॉडल था जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई थी, सिर्फ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो बताई गई थी। अब वो फेल हो गए थे इलेक्ट्रॉन की वजह से। रदरफोर्ड फेल क्यों हुए थे, इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन को बता नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में कैसे घूमता है। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि कौन सी जो हमारे पास सेल्स होती है उसमें रिवॉल्व करते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसीलिए आप बोलेंगे लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, इसको बता नहीं पाए थे। इसलिए बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाए थे। इसके बाद हमारे पास आती है ये मैजिदा कॉलम। ठीक है, ये मैजिदा कॉलम, अब ये थोड़ी सी टफ मैजिदा कॉलम आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको आता है वो करेंगे। ट्राइवेलेंट डोपेंट और पेंटावलेंट डोपेंट, ये आपको हमने सिखाया था। ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। तो आपको पी और एन पढ़ाया था, तब बताया था कि हमारे पास दो तरह की इंप्योरिटीज होती है, एक ट्राइवेलेंट एक पेंटावेलेंट। तो ट्राइवेलेंट जो होती है वो इधर आती है, और पेंटावेलेंट जो है वो इस तरफ आती है। तो ट्राइवेलेंट का आंसर क्या बन जाएगा, ट्राइवेलेंट का बन जाएगा पी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 4। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो चार चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें से जो सिंपल है वो है हमारे पास वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जब भी सेम फेज में होता है तो हमारे पास जो टू है, टू का डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास टू है तो इसका डबल हो जाएगा। तो सेम फेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद करेंगे, यहाँ पे डबल हो जाता है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनता है। और फेज में अगर डिफरेंस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये सिंगल ही रहता है, मतलब टू ही रहता है, डबल नहीं होता है। अब हमारे पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ये इन्होंने दे रखी है हमारे पास, ये चार ऑप्शंस। तो कौन से हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। करंट सेंसिटिविटी, तो ये होगा हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का। यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा वोल्टेज। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का। तो इनको आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है एन ए बी अपॉन के, और यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है एन ए बी अपॉन आर की। इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। बाकी ये तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए थे उनको आपको बता दिए। ठीक है, तो मेजदा कॉलम थोड़ी सी टफ है यहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की मेजदा कॉलम ना आए आपके एग्जाम में। बाकी यहाँ पे आपने जो देखी मेजदा कॉलम, यहाँ पे जो देखी वो तो ईजी थी। चलिए, आखिरी हमारे पास जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो है वन वर्ड, इसको और फिनिश करते हैं। गिव आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। चलिए भैया इसको फिनिश करते हैं। तो पहला हमारे पास है राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास वी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो आपको हमने याद करवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो होता है ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताओ किसका फॉर्मूला, आप बताओ वी का फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से टू को हटा दो, यहाँ से टू को हटा दो, तो ये आपके वी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। चलो ये हमारा हो गया फिनिश। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज येट इट ऑफर मैग्निफिकेशन हाउ।
पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या पूछ रहे हैं आपसे। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एंगुलर साइज होता है ऑब्जेक्ट का और एंगुलर साइज जो होता है हमारे पास इमेज का, ये दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। फिर भी हमारे पास मैग्निफिकेशन कैसे बन जाती है? देखो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ भी बात नहीं है। आप लोग क्या बोल के आओगे यहाँ पे कि भैया जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का फंडा थोड़ा सा अलग है, और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट से ही तो, स्मॉल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, स्मॉल हमारे पास जो इमेज होती है वहीं से तो हमारे पास मैग्निफिकेशन बनती है। और मैग्निफिकेशन की बात कहाँ पे होती है कि जितना हमारे पास होगा, जितनी हमारी आंखों के पास होता है, क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो जितने हमारे आंखों के पास होता है उतना अच्छे से हम लोग उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है, आपको इसको किस तरीके से लिखना है, आपको ये बोलना है कि मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो कैसे अचीव हम लोग कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वो हमारी आंखों के पास रखा हुआ, तो मैग्निफिकेशन विल बी अचीव्ड, और यू कैन से मैग्निफिकेशन विल अचीव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, kept close to our eyes, close to our eyes, ओके, क्लोज टू आवर आइज। आप लोग इसको अच्छे से बनाना, हमने तो यहाँ पे कुछ भी बना दिया है, लेकिन ये चीज हो गई, यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो बात यहाँ पे यह होती है कि जितना ऑब्जेक्ट छोटा हो, जितना हमारी आंखों के पास रखा हो, एक इसके पास वो भी दी जाती है डिस्टेंस की 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर दूर हुआ तो उसकी मैग्निफिकेशन अच्छी नहीं आती है। आंखों के 25 सेंटीमीटर अगर कोई सी चीज पास हुई तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास बेस्ट डिस्टेंस होती है मैग्निफिकेशन के लिए। ओके, इतनी तो हमारे पास होनी चाहिए। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमारे पास बचे। विच फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट इज मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? अच्छा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, दोनों में डिस्टिंक्शन, दोनों में भेद कौन कर पाता है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स में जो हमारे पास फिनोमिनास होते हैं वो सबसे पहले आता है पोलराइजेशन, और हमारे पास आता है इंटरफेरेंस, हमारे पास आता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, और हमारे पास बस 3 फंडे आते हैं। तो इनमें से कोई सा एक आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं है पोलराइजेशन की डेफिनेशन तो आप लोग तुक्का भी मार सकते हो, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन तो पता है। यहाँ पे होता है सुपरपोजिशन, यहाँ पे हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक जो शेडो है वहां पर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये दोनों तो नहीं आ सकते, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो। अच्छा, एक और बात आप लोग समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है, जैसे ये हमारे पास वेव है, ठीक है, इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है, तो ये इस तरीके से क्या करती है, ऊपर नीचे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं। इस तरीके से वेव है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट होते रहते हैं। अब आपने क्या लगा दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया पोलराइजर, मतलब एक डिवाइस होता है पोलराइजर। तो जब ये यहाँ से पास करेगी तो इस तरफ जो आएगी हमारे पास लाइट, इस तरफ जो लाइट आएगी, इस तरफ जो लाइट आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे देख लो, इस तरफ जो लाइट आएगी हमारे पास उसमें सिर्फ प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगी, बाकी ये जो है इनको वो ब्लॉक कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कि ट्रांसफर वेव हमारे पास है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। तो ये हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बोलता है। चलिए, इतना हमें समझ में आया। आगे हमारे पास क्या है, राइट नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना आप लोग सभी, E इजिकल्स टू होता है एच म्यू, E इजिकल्स टू होता है एच म्यू। तो ये आपको, आपसे बोल रहे थे कि आप सिंबल बताओ, नेम ऑफ द सिंबल। तो यहाँ पे जो सिंबल, ये किसका सिंबल है, ये एनर्जी का है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक का कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोग एग्जाम में इस तरीके से लिख के आ जाना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है, वेयर इज द एडिशनल एनर्जी लेवल लोकेटेड इन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले तो आप लोग जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको तोड़ लिया करो। वेयर इज द एडिशनल एनर्जी लेवल लोकेटेड इन द एनर्जी बैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी बैंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अगर हम इतना भी समझ लें तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बनते हैं, उनके उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। वेयर इज द एडिशनल एनर्जी लेवल लोकेटेड इन द एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड में हमारे पास 3 लेवल होते हैं। एनर्जी बैंड आपने देखा है, नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो।
फिर आपको एक इमेज भी दिखा देंगे एनर्जी बैंड की। हमारे पास 3 ऑप्शन बन सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी बैंड है वो या तो क्या हो सकती है, ये हो सकती है कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं फॉरबिडन, फॉरबिडन या फिर इसको नल भी आप लोग बोल सकते हो, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर को हम लोग टेम्परेचर अगर दे देते हैं तो ये किसकी तरह काम करेंगे, ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडक्टर हमारे पास होते हैं, कंडक्टर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं, साथ में जो कंडक्टर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमें दे सकते हैं, मतलब वैलेंसी भी बना सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कंडक्टर्स, तो वैलेंसी भी बना सकते हैं। तो जब वैलेंसी बनाएंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे टूटेंगे, तो वो किस में रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। लेकिन जब इन्हें कंडक्टेंस शो करनी रहेगी, लाइट को पास करवाना रहेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड वैलेंसी बनाएगी, कंडक्शन मतलब ये कंडक्टेंस शो करेंगे, लाइट को पास करवाएंगे। तो बीच में कौन सी आती है हमारे पास, फॉरबिडन बैंड आती है। तो वेयर इज द एडिशनल एनर्जी लेवल, अब इन तीनों में से एक आंसर हमारे पास आएगा, कंडक्टेंस, फॉरबिडन और वैलेंस। तो वेयर इज द एडिशनल एनर्जी बैंड लोकेटेड इन द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, वहां पे जो इम्प्योरिटीज होती है उसकी वजह से हमारे पास जो एडिशनल बैंड होती है, ये कहाँ पे होती है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये कहाँ पर है, या तो आप बोल दो कि कंडक्टेंस के नीचे होती है या वैलेंस के ऊपर होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि हमारी जो वैलेंस बैंड है, जो एक और जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो बैंड होती है वो कहाँ पे होती है, वो या तो वैलेंस के ऊपर होती है, अबोव दी वैलेंस बैंड, या फिर आप लोग बोल सकते हो बिलो द कंडक्टेंस बैंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखना चाहो सर तो ये एक बार और फिर से समझा दीजिए। चलो एक बार और समझा देंगे आपको, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे जरा देखो, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड आज सेमीकंडक्टर, यहाँ आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको और समझ में आएगा कि हमारे पास एनर्जी बैंड किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने आपको ये बताई थी कि हमारे पास 3 प्रकार की बैंड हो सकती है। एक होती है हमारे पास कंडक्शन बैंड, एक हमारे पास होती है वैलेंस बैंड, एक होती है बीच में गैप, जिसको हम लोग फॉरबिडन बैंड बोल सकते हैं। लेकिन आपसे नाम उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है कि एक जो एक्स्ट्रा बैंड हमारे पास होती है वो कहाँ पे होती है। तो आप क्या बोल सकते हो, कंडक्शन के नीचे होती है या फिर वैलेंस के ऊपर होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा अबोव दी वैलेंस बैंड, अबोव दी वैलेंस बैंड। इसका आंसर आ जाएगा अबोव दी वैलेंस बैंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा वहां पे। आया समझ में, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बिलो दी कंडक्शन बैंड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखो, यहाँ पे जो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब जो करंट पास नहीं करते, जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ भी लकड़ी वगैरह हो गई, उसमें आप करंट पास नहीं कर सकते। तो वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, वहां पर ये जो चीजें हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है, बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। सेमीकंडक्टर में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसकी तरह भी बिहेव कर सकते हैं, इसकी तरह भी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी तरह बिहेव करेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो ये यही रहेंगे। उसी तरीके से कंडक्टर जो होता है भैया, ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इस वजह से यहाँ पे बीच में गैप ना के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो तैयार हो गए। अब इसके जो आंसर्स वगैरह हैं इनको आपको अच्छे से लिख लुका कर दे देंगे, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। तो इस तरीके से हमारे 84 ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो तैयार हो गए। अब आपका काम ये है कि आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, तो आपको सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता देते हैं, ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे आपको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं, ये आप 107 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे पार्ट 1 है और नीचे है हमारे पास पार्ट 2, इनको आपको अच्छे से देखना है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो इसकी पीडीएफ यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ है हमारे पास। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें हमने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं आपको 1 वर्ड में। ठीक है, बाकी आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो इनको हमने सॉल्व भी करवा रखा है वीडियो में, तो आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, अर्थ पोटेंशियल कंसिडर टू बी जीरो, इसका आंसर भी हमने दे रखा है शॉर्ट में। अर्थ का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है इस वजह से।
देखो ज़्यादातर के आंसर क्या आते हैं, 0 आते हैं। ठीक है, तो आप लोग करेंगे इसको, समझेंगे इसको अच्छे से, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे बहुत सारे तैयार। और क्या है टेलीग्राम पे, और आपको क्या बताना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो जो हमारे चैप्टर्स रह गए हैं उनको, उनकी वीडियोस दे देंगे, छोटी छोटी वीडियोस रहेगी, तो आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करवा दिए, बड़े क्वेश्चन तैयार करवा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है वो आपको सिखा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, अभी भी ग्रुप आप लोग लीव ना करें। आप लोग जब तक एग्जाम आपकी फिनिश नहीं होती है तब तक यहाँ पे पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। और भी हम आपको होमवर्क दे देंगे, ऐसे स्टूडेंट जो 90-95 तक लाना चाहते हैं उनके लिए हम लोग न्यूमेरिकल भी दे देंगे, तो विद सॉल्यूशन दे देंगे आपको, तो वो आप लोग और देख लेना। तो आपकी बहुत अच्छी फिजिक्स में तैयारी हो जाएगी। ओके, ये चीज़ आपकी रहने वाली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने हेलो क्लियर सर। करवा दी है। हाँ बोलिए। सर ये आज लास्ट क्लास है क्या? हाँ, ये जो हमारी क्लास थी ये लास्ट क्लास थी। अगर आप लोग सभी रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप हमसे बोलते हैं तो हम एक क्लास और रख लेंगे, लेकिन अभी नहीं रखेंगे। हम रखेंगे फिजिक्स का जो पेपर रहेगा उससे पहले जो गैप हमारे पास रहने वाली है उसमें हम क्लास रख लेंगे आप लोगों के लिए, अगर कोई ज़्यादा डाउट आते हैं तो। ओके।